कहानी का शीर्षक है मृत तृष्णा। चेहरे पर आ गए पसीने को पोंछते हुए केतन मन ही मन बोला, सचमुच बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफ़र था। और ऊपर से ये गर्मी, इसने तो और जान ले ली है। केतन ने अपना लगेज दरवाजे के सामने रखकर दरवाजे की ओर देखे बगैर घंटी का बटन दबाया और दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा करने लगा, परंतु अंदर एकदम खामोशी थी। केतन ने सोचा, क्या हुआ? माँ ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहाँ गए माँ और पापा? तभी केतन की नज़र दरवाजे पर लटके ताले पर पड़ी। केतन ने झुंझलाते हुए जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और अपना शोल्डर बैग अपने ब्रीफकेस पर रख दिया। केतन थोड़ा पीछे हटकर ऊपर देखने लगा। ऊपर खिड़कियां भी बंद थी, पर्दे गिरे हुए थे। केतन सोचने लगा, माँ और पापा कहाँ जा सकते हैं इस वक्त? यही सोचते हुए वह मकान के पीछे के हिस्से में गया। वही पहले के जैसा गार्डन, उसमें हेज की बाउंड्री जैसे 4 वर्ष पहले उसने देखी थी। कार गैराज भी खुला हुआ था और खाली पड़ा था। इसका मतलब पापा मम्मी कहीं कार लेकर गए हैं। संभव है उन्होंने सुबह देर तक मेरी प्रतीक्षा की होगी और अब वे किसी काम से बाहर चले गए हों। लेकिन कम से कम दरवाजे पर एक चिट तो छोड़ ही सकते थे, जिससे पता चल जाता कि वह कब लौटने वाले हैं। केतन मकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। लगभग आधा घंटा उसे वहाँ बैठे बैठे हो गया था। शाम के 7 बजने वाले थे। चारों ओर हल्का हल्का सांझ का अंधेरा बढ़ने लगा था। उसे चिंता हुई कि आखिर इस वक्त तक कहाँ होंगे माँ और पापा। और वैसे भी पापा को तो रात में कम दिखाई देता है और माँ तो गाड़ी चला ही नहीं सकती। उसे भूख भी लगनी शुरू हो गई थी। उसने बैग से पानी की बोतल निकालकर 2-4 घूंट पानी पीकर भूख को शांत करने की कोशिश की। वह सोचने लगा कि आसपास भी ज़्यादा किसी को जानता नहीं हूँ। किससे बात करूँ? बस एक ही है, प्रिया, जिसे मैं जानता था। पर उस समय उसके साथ मैंने जो किया था, उसके बाद तो उससे बात करने की भी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। फ्लाइट लेट होने के कारण केतन को घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। पर लेट हो गया तो क्या, माँ पापा को मेरी प्रतीक्षा तो करनी चाहिए थी। मैं आ जाता, तब चले जाते जहाँ उन्हें जाना था। मैं भी साथ चल लेता। सीढ़ियों पर बैठे बैठे केतन को अब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था, परंतु जिस परिस्थिति में वह घर वापस लौटा है, तो उसके बाद तो केतन के लिए गुस्सा तो क्या करना, बल्कि वह माँ पापा से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकता था। जिस हाल में वह माँ पापा और प्रिया को छोड़कर गया था, उसके इतने बड़े अपराध के बाद कौन उसकी प्रतीक्षा करता? वहीं सीढ़ियों पर बैठकर माँ पापा की प्रतीक्षा करते करते उसे याद आने लगा वह 4 साल पुराना मंजर, जब उसकी माँ उसके लिए आंसू बहा रही थी और पापा सिर झुकाए एक तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। कनाडा जाना केतन के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी वहाँ जा चुका था और वहाँ एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। पर इस बार जो घोषणा उसने की थी, इस बात के लिए परिवार में कोई भी तैयार नहीं था। केतन एक कैनेडियन लड़की जेनेलिया से विवाह करना चाहता था, ताकि उसे जल्दी वहाँ की नागरिकता मिल जाए और वह वहीं सेटल हो जाए। माँ पापा बहुत ही आश्चर्य और दुख में थे केतन की बात सुनकर।
दोनों यही सोच रहे थे कि उनका संस्कारी बेटा उनकी आज्ञा के बिना ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, और वह भी शादी जैसा फैसला अकेले ले रहा है। माता पिता से सलाह लेना पूछना भी जरूरी नहीं समझा। जिस लड़के को कभी कपड़े खरीदने तक की अक्ल नहीं थी, वही लड़का आज विदेश जाते ही अपने रंग बदलने लगा। माँ पापा रूढ़िवादी नहीं थे, पर सिद्धांतवादी अवश्य थे। प्रिया को धोखा देकर अपनी खुशियों के लिए किसी और से केतन का विवाह करना उन्हें अपने सिद्धांतों के खिलाफ लग रहा था, और इसके लिए उन्होंने इस वक्त अपने बेटे का मोह त्यागना उचित समझा। प्रिया केतन की बहुत अच्छी दोस्त थी और भावी जीवन संगिनी बनना चाहती थी। दोनों का प्रेम जग जाहिर था और दोनों पक्षों के परिवार की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। ऐसे में विदेशी लड़की से शादी करने का केतन का फैसला भला माँ पापा को कैसे मान्य होता। मगर केतन के दिमाग पर तो विदेश की नागरिकता का भूत सवार था। सो वह चला गया माँ पापा के आशीर्वाद और प्रिया की शुभकामनाओं के बगैर ही। उसने किसी की भावनाओं की कदर नहीं की। प्रिया ने भी केतन से कुछ नहीं कहा, बस अपने उदास मन पर गंभीरता की चादर ओढ़कर होठों पर झूठी मुस्कान सजा ली। केतन ने कनाडा में जेनेलिया से शादी कर ली और ग्रीन कार्ड होल्डर बन गया, परंतु 6 महीने में ही उसके सारे सपने धरातल पर आ गए। जेनेलिया अपनी विदेशी कल्चर के हिसाब से मौज मस्ती से भरपूर अपने समाज के तौर तरीकों की अभ्यस्त लड़की थी। हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नी को सेवक की भांति काम करते हुए देखकर बड़ा होने वाला लड़का केतन यहाँ विदेश में पत्नी को हर बात में पति की बराबरी करते हुए देखकर अचंभित भी था और विचलित भी था। और इस आधुनिकता के बोझ तले आखिर कब तक दबता वह। विदेश में विदेशी बीवी के साथ घर पर बराबर का हाथ बटाना पड़ता था, तो वहीं अपने देश अपने घर में माँ के हाथ से बने तवे से उतरते गरम गरम फुलके याद आते। बाजार से सामान खरीदने जाना होता तो पापा का सब्जी का झोला लटकाए घर में प्रवेश करना याद आता। पर अब वह विवश था। इन 4 सालों में माँ पापा ने उससे कोई मतलब नहीं रखा था और ना ही उसने माँ पापा से कभी बात करने की कोशिश की। जेनेलिया को जब भी ऑफिस की पार्टीज में गैर मर्दों के साथ खुलकर डांस करते देखता तो अनायास ही उसकी आंखों के सामने प्रिया का मासूम चेहरा और वो लज्जाती निगाहें तैरने लगती। वह चाहकर भी इस ऊहापोह वाली जिंदगी से निकल नहीं पा रहा था। उन दोनों पति पत्नी के बीच रोज रोज का झगड़ा, रोज की बहसबाजी होती, और तो और अब तो मार पिटाई की नौबत भी आ पहुंची थी। भारतीय कट्टरपन का शिकार मन विदेशी खुलेपन व आज़ादी को सह नहीं सका और उसका मोह भंग हो गया। उसे लगा जिस सुकून को पाने के लिए वह अपने देश, अपने परिवार, साथ ही अपने प्यार को छोड़कर आया था, क्या वह सुकून उसे प्राप्त हुआ? लंबी कश्मकश के बाद वह जिस भ्रमजाल में उलझा हुआ था, उससे एक दिन बाहर आ ही गया और उसने जेनेलिया को तलाक देने का फैसला किया। पूरे 3.5 साल लगे उसे
इस निर्णय को पूर्ण करने के लिए उसने वापस भारत आने का फैसला किया और आज वह अपने घर के बाहर बैठा है, पर घर पर कोई मौजूद नहीं है उसका स्वागत करने को। ये कैसी विडंबना है। एक दिन जिन घर वालों को वह तड़पता हुआ छोड़कर चला गया था, आज उनकी ही प्रतीक्षा में घर के बाहर बैठा एक एक सेकंड काटना उसे भारी पड़ रहा है। तभी केतन की तंद्रा टूटी। अंधेरा गहराने लगा था। अब उसे चिंता होने लगी कि माँ पापा आखिर गए कहाँ हैं। माँ को तो उसने फ़ोन करके बताया भी था कि वह आ रहा है, फिर भी माँ पापा घर पर क्यों नहीं है। प्रिया से बात करने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रहा था। प्रिया जैसी सीधी सादी, सुशील, सुंदर और संस्कारी लड़की उसने आज तक नहीं देखी। उसमें इतना भोलापन और सादगी थी कि जो कोई भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। वाणी में इतनी मिठास, इतनी सच्चाई थी कि मन का सारा मैल धुल जाए। अब सोच सोचकर केतन को अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी कि असली हीरा पास होते हुए भी उसने कंकड़ को चुन लिया था। केतन अभी इस उधेड़बुन में ही लगा हुआ था कि क्या करूं क्या ना करूं, कि तभी सामने से पड़ोस में रहने वाले रमाकांत अंकल आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने केतन को देखते ही पूछा, अरे केतन बेटा, कब आए और कैसे हो तुम? अंकल प्रणाम, काफ़ी देर हो गई है अंकल मुझे आए हुए। माँ पापा घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। आपको कुछ पता है क्या माँ पापा के विषय में कि वो कहाँ गए हैं? हाँ हाँ केतन बेटा, तुम्हारे पापा तो अस्पताल में हैं कल से। कल उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो अंकल, पापा को हॉस्पिटल कौन लेकर गया? केतन ने हैरानी से पूछा। बेटा, उन्हें प्रिया अस्पताल लेकर गई है। क्या कहा अंकल? प्रिया लेकर गई है? केतन ने प्रश्नवाचक दृष्टि रमाकांत अंकल पर डालते हुए आश्चर्य के साथ पूछा। रमाकांत अंकल फिर बोले, अरे केतन बेटा, तुम्हें नहीं पता कि प्रिया अब यहीं रहकर तुम्हारे मम्मी पापा की देखभाल करती है और साथ ही जॉब भी कर रही है। केतन के मौन रहने पर रमाकांत अंकल ने आगे बताया, उसके मम्मी पापा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से वह यहीं रहती है और तुम्हारे माँ पापा की दिन रात सेवा करती है। यह बात सुनकर केतन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरे माँ पापा और प्रिया को कितने दुख सहने पड़ रहे हैं मेरे कारण, और उसे यह भी मालूम नहीं हो सका कि उसके पापा की तबीयत खराब है। फिर उसने अंकल से पूछा, अंकल, पापा कहाँ एडमिट हैं? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। रमाकांत जी ने केतन को अस्पताल का एड्रेस दिया और अपना सामान रमाकांत जी के यहाँ रखकर वह अस्पताल पहुँच गया। अस्पताल पहुँचकर देखा कि प्रिया और माँ कमरे के बाहर बैठी हुई थी। केतन माँ के गले लिपटकर रोने लगा। वह इतना भी नहीं पूछ सका कि पापा कैसे हैं। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, अब तेरे पापा ठीक हैं। अगर प्रिया सही वक्त पर इन्हें अस्पताल लेकर ना आती तो पता नहीं क्या होता। तुम्हारे जाने के बाद हमें संभालने में प्रिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटों से बढ़कर
ध्यान रखती है हम दोनों का। केतन ने कृतज्ञता भरी नज़रों से प्रिया को देखा। वह तो सकुचाई से दूर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। उसका मासूम चेहरा देखकर केतन का मन द्रवित हो उठा। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा कि मैंने इतनी मासूम और भोली भाली लड़की को धोखा क्यों दिया। माँ ने आगे कहा, अपने मम्मी पापा के अचानक निधन के बाद प्रिया बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब हमारा भी कोई सहारा नहीं था, तो हमारे कहने पर प्रिया ने हमारे साथ रहने का निश्चय करते हुए कहा कि अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तब से आज तक प्रिया एक बेटे की भांति हमारी सेवा कर रही है। केतन सिर झुकाए माँ की बात सुनता रहा और साथ ही मन शर्मिंदा भी होता रहा। माँ थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, केतन बेटा, तुम जिस अंधी दौड़ में भाग रहे थे, उस अंधी दौड़ का कोई अंत नहीं था। जानते हो बेटा, तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है, पर आज तुम स्वयं उस मृत तृष्णा से मुक्त होकर वापस आ गए हो। यह तुम्हारा ही घर है। अब तुम प्रिया के साथ मिलकर अच्छी जिंदगी बिताओ। जाओ, उधर जाकर प्रिया से मिल लो। तुम्हारे पापा को डॉक्टर ने अभी आराम करने के लिए कहा है, इसलिए उनसे बाद में मिल लेना। केतन होले से उठा और प्रिया के पास जाकर धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, प्रिया, क्या तुम मुझे माफ करके मेरे साथ नया जीवन शुरू कर सकती हो? प्रिया अपने स्वभाववश कुछ ना कह सकी और ना ही अपना हाथ छुड़ा सकी। केतन को प्रिया की मौन सहमति मिल चुकी थी। केतन ने अब प्रिया का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया था, कभी न छोड़ने के लिए। उसने महसूस किया कि जिस मृततृष्णा को वह अपनी खुशी समझकर विदेश तक भटक आया, एक खुशी की तलाश में स्वयं को खो बैठा, मंजिल को ढूंढने निकला और भटक गया, मगर वह मंजिल तो उसके पास थी, बेहद पास। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।